Good morning, dear students. In the last lecture, we completed our chapter number 2. Today, we are starting with the chapter number 3, that is metals and non-metals. Let's start reading of the chapter. First of all, you have studied in the previous class that the material made up of same kind of element particles are known as pure substance. एक ही तरह से के पार्टिकल से जो मिलके बने हुए सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर प्योर है तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है. वाटर में अगर कुछ भी मिक्स नहीं है तो वो एक प्योर सब्सटेंस है. देसी घी हम बात करते हैं, बहुत सारे और भी हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, दैट इज़ द प्योर सब्सटेंस. अब इन प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में बेटा डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारे पास एलिमेंट और दूसरा क्या होता है, सेकंड इज द कंपाउंड. कौन सा होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं. तो हम ये डिस्कस करते हैं, 7th क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में. सो अ सैंपल ऑफ गिवन एलिमेंट ऑन अ गिवन कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. जो सैंपल होता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस का, वो या तो एक एलिमेंट हो सकता है या तो एक कंपाउंड हो सकता है. दिस इज बिकॉज अ गिवन एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं. लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं दोज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं. कैसे, अगर मैं बात करती हूँ एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में क्या होगा, एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है, सेम टाइप के पार्टिकल्स जुड़े होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द एलिमेंट. एक एलिमेंट बना सकते हैं. बट अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं. सपोज हम ये ले लेते हैं, दूसरा हमने सपोज ये वाला ले लिया. सपोज हम वाटर की ही बात करते हैं, इफ़ वी टेक अबाउट वाटर. वाटर में क्या है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मान लेते हैं हम. ठीक है, और एक क्या है, ये ऑक्सीजन का एटम है. दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है. तो ये जो कंपाउंड होता है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना. तो ऐसे वाटर को बनाने वाले ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं. कंपाउंड जो होते हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं. इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग अलग होते हैं. ठीक है, उन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सबकी अलग अलग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी आयरन से अलग है, आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टी कॉपर से अलग है. तो सबकी प्रॉपर्टीज़ आपस में एक दूसरे से डिफर करती हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहले बात आती है हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को टोटल 118 एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया गया. एलिमेंट्स जो हैं वो 118 एलिमेंट्स हमारी अर्थ के ऊपर मिले हैं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी. क्यों किया जाता है, वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को क्लासीफाई बेसिकली क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपके एक एक एलिमेंट को स्टडी करना जो होता है वो बहुत मुश्किल है. इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटली. हर एक एलिमेंट को स्टडी करना मुश्किल होता है. इस वजह से एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, देट शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी. जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं उनको एक ही ग्रुप में इकट्ठा कर दिया जाता है. जैसे सपोज एक ग्रुप में सारी मेटल्स कर दी, दूसरे ग्रुप में सारी नॉन मेटल्स कर दी. जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिली उनको मेटल्स में रख दिया, जिनकी नॉन मेटल से मिली उनको नॉन मेटल में रख दिया. तो और इनको किस बेसिस पे किया जाता है, इनको इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करके उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है. सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ऐसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, इसी तरह से इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की. क्लियर. अब ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स. दो तरह के हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और जो ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी जाती है ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करी जाती है. क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं.
लेट अस डू। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कहाँ मिलते हैं? एलिमेंट्स में सबसे पहले आते हैं हमारी मेटल्स की हम बात कर रहे थे। एलिमेंट्स में मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं। अबंडेंस मतलब लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ का क्रस्ट मीन्स क्या होता है? अर्थ के आउटर लेयर, जो अर्थ क्रस्ट क्या है, दैट इज द अर्थ के ऊपर मिलते हैं हमें। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द मेटल विच इज फाउंड इन अबंडेंस, मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाई जाने वाली सबसे मेन मोस्ट अबंडेंट मेटल का नाम बताना है आपने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है बेटा लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। सो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर मिलते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम। इट इज फॉलोड बाय आयरन, और इसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होती है वो होती है हमारी आयरन। सो इसको हम लर्न कर सकते हैं। नेम द मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी होती है फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज एल्यूमिनियम। एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी हो गई हमारे पास? आयरन हो गई। क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल होती है वो नेचर में हमारे पास होती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये नेचर में कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। कंपाउंड्स की फॉर्म में क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो जिसको रिएक्शन की आदत है वो अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो क्या करेगी? वो आसपास से अपने आप को स्टेबल करने के लिए जुड़ जाती है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी तो ऑक्साइड बना लेगी, सल्फर के साथ जुड़ जाएगी तो सल्फाइड बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगी तो कार्बोनेट बना लेती है। और इस तरह से जितनी भी मोस्टली हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती, वो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती हैं। नेक्स्ट है उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव मेटल्स होती है जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम दीज आर फाउंड इन द एलिमेंटल स्टेट और द नेटिव स्टेट। ये फ्री स्टेट में मिलती हैं। ये किसी भी दूसरी मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतना इजीली कंबाइन नहीं करती। सो दीज आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल के नाम बताने हैं। दूसरा, नेम द लेस रिएक्टिव मेटल विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। जो मेटल फ्री स्टेट में पाई जाती हैं उनके नाम क्या हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। क्या आ जाएगा इसका आंसर? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन द एटमोसफियर। बहुत सारी नॉन मेटल्स जो होती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बेटा बात करते हैं, बहुत सारी नॉन मेटल जो होती हैं वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट होती है O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन हमारी N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। दीज आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन मेटल्स। उसके अलावा सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। बहुत सारी जो नॉन मेटल होती है वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि ऑक्साइड, नाइट्रेट एट्सेट्रा। सल्फर जो है वो फ्री स्टेट में मिलती है हमारी अर्थ के ऊपर, और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। सल्फर फ्री स्टेट में भी मिल सकती है। तो एक ऐसी नॉन मेटल जो फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है, वो कौन सी है आपकी? सल्फर। सल्फर नॉर्मली फ्री स्टेट में मिलेगी तो उसको हम सल्फर कहेंगे, लेकिन अगर वो किसी के साथ जुड़ जाती है तो सल्फाइड भी बना सकती है, वो सल्फेट भी बना सकती है। क्लियर? इसी तरह से जो कार्बन है वो नेटिव स्टेट में डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, या फिर फलरीन की फॉर्म में मिलता है। क्लियर? इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। कार्बन जो है वो कंपाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। कौन कौन सी? सल्फर और कार्बन, जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, और किस स्टेट में मिलते हैं ये हमें? दीज आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास मिनरल और ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनरल क्या होता है, मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मिनरल क्या होता है? किसी मेटल की, किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की नेचुरली अकरिंग स्टेट, ठीक है। सो मिनरल इज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के डीपली अंदर की तरफ जो कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग है,
इनऑर्गेनिक मीन्स जो मिनरल्स हैं, कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स से अलग जो चीज़ है, जो उनसे नहीं मिलती, रॉक्स से बेसिकली मिलती है, ठीक है, उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे पास डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मिनरल। क्या बोलते हैं उसे हम? मिनरल। लेकिन अगर हम ओर की बात करते हैं, ओर क्या होता है? ओर एक ऐसा मिनरल होता है फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जिसमें से हम आसानी से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओर। आसानी से और प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट वाले पर्पज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अलग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसे हम? ओर। तो मिनरल क्या है? कोई भी नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको हम मिनरल कहते हैं। लेकिन और क्या होता है? एक ऐसा मिनरल जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओर। फॉर एग्जाम्पल, जो एल्यूमिनियम होता है वो किससे मिलता है? बॉक्साइट। तो ओर ऑफ बॉक्साइट, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम द ओर ऑफ बॉक्साइट। ये बेटा क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे या बुक के अंदर आप इसको मार्क करेंगे। नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओर ऑफ एल्यूमिनियम बेटा कौन सा होता है? ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बॉक्साइट। क्या आ जाएगा आंसर इसका? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट ओर से आप मिनरल को अलग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद बेटा हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। अब आयरन का क्या है? ये तो हमारा हो गया बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ओर। दूसरा है आयरन का ओर। नेम द ओर ऑफ आयरन। आयरन को आप कैसे अलग करेंगे? आयरन भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये मिलता है हमें हेमेटाइट की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में मिलता है? हेमेटाइट। ये हेमेटाइट से आयरन को अलग किया जाता है। क्लियर? सो आयरन का ओर कौन सा है? हेमेटाइट, जिससे आयरन को सेपरेट किया जाता है। क्लियर? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे को मिनरल क्या होता है। मिनरल ऐसा नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो डीप अंडर द अर्थ मिलेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि और क्या होता है? एक ऐसा मिनरल जिससे मेटल को आसानी से और प्रॉफिटेबली अलग कर सकते हैं, उसको हमने पढ़ा, दैट इज द ओर। ये हमने पढ़ लिया। अब हमने ये भी पढ़ा कि एल्यूमिनियम को किस ओर से अलग किया जाता है? एल्यूमिनियम को किया जाता है सेपरेट फ्रॉम द बॉक्साइट, बॉक्साइट से करा जाता है। और जो दूसरा होता है आयरन, आयरन को किससे किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है। क्लियर? अब हेमेटाइट और बॉक्साइट हमने पढ़ लिया। और से अब हम नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? अलग अलग प्रोसेसेस, अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जिसमें आप और से मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। सो ये आ जाएगी डेफिनेशन आपके पास, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, ओर से मेटल्स को सेपरेट करने के जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। क्या बोलते हैं उसे हम? मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम मेटल इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर। ओर से, मेटल के ओर से मेटल को सेपरेट करने के लिए जिन प्रोसेसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। क्या बोलेंगे उसे हम? मेटलर्जी। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर जनरली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कौन कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है? सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या आता है सबसे पहला स्टेप? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? देखो, आपके घर में कोई भी चीज़ मिट्टी में से निकाली हुई घर में लेके आते हैं। सपोज आपके घर में कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ है, गाजर है, मूली है, जो आपने मिट्टी में से निकाली है ना। जब आपके घर में वो आता है तो सबसे पहली प्रोसेसिंग क्या होती है? उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, आप उसको क्या करते हो? वॉश करते हो ना, वॉश। उसके बाद फिर उसको वॉश करके अच्छे से क्लीन करते हो। क्लीन करने के बाद फिर उसको क्या करोगे? आप उसको साफ़ सफाई करोगे, फिर उसको काटोगे, फिर उसको बनाओगे खाने के लिए। ऐसा ही करते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। अब इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं? मिट्टी के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओर लिया आपने, ज़मीन से निकला, आपने उसको क्या किया? क्लीन किया, सफाई करी उसकी। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर इज़ कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड आता है स्टेप हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ओर को ट्रीट करना
ताकि मेटल को फ्री स्टेट में अलग किया जा सके। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर को इस तरीके से ट्रीट करना ताकि मेटल को फ्री स्टेट में अलग किया जा सके। ठीक है, टू मेटल इन इट्स फ्री स्टेट, ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट द मेटल्स इन द फ्री स्टेट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। थर्ड इज द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब होता है अब आपने फ्री स्टेट में अलग तो कर लिया मेटल से ओर को, इम्प्योरिटीज़, पहले इम्प्योरिटीज़ क्लीन करी, फिर आपने मेटल को फ्री स्टेट में निकाल लिया। सपोज आपने मेटल के ऑक्साइड से मेटल को निकाला, लेकिन ऑक्साइड भी बीच में और फ्री स्टेट भी बीच में है। अब आप क्या करोगे? उसको रिफाइन करोगे, उसकी सफाई करोगे, सेपरेट करोगे, रिफाइनिंग करोगे। तो तीसरा स्टेप क्या आ जाता है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है? मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन इज जनरली इम्प्योर। अब मेटल जो मिली है रिडक्शन से वो प्योर फॉर्म में आ तो गई है, लेकिन उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ जुड़ी हुई हैं, ऑक्साइड फॉर्म वगैरह, तो वो जनरली क्या है? इम्प्योर है। अब उसको प्योरीफाई करना, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल, दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं उसे हम? रिफाइनिंग। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज मेटलर्जी एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मेटलर्जी। सबसे पहले हमने पढ़ा मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस जो यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए? अलग करने के लिए। मेटल को उसके ओर से अलग करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। इसके लिए हम 3 स्टेप यूज़ करते हैं। पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? मेटल ओर को इस तरह से ट्रीट करना ताकि मेटल फ्री स्टेट में आ सके। ठीक है, फ्री स्टेट में तो आ गई। अब तीसरा, जो मेटल फ्री स्टेट में आई है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उसको साफ करना, क्लीन करना। ठीक है, इम्प्योर है तो इसकी प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। तो 3 स्टेप्स में हमारी मेटलर्जी की प्रोसेसेस होती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।